तुम खुद को समझते क्या हो मगरमच्छ कहीं के। जीजू मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सालू अयान पर गुस्सा उतारते हुए बोली। तो अयान हंसने लगा और बोला, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये तकिया फेंक कर तुमने खुद साबित कर दिया है कि तुम कितनी खतरनाक हो। और वैसे भी भाई की बैंड भी बजा चुकी हो तुम एक बार, तो उनको सब मालूम है। हाँ, तो तुम्हारे भाई भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। जब देखो तब राघव जीजू के पीछे पड़े रहते थे। कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। अरे वो कोई गुलाम थोड़ी ना थे उनके, जो हर बात की डिटेल्स बताते। सालू फिलो फिलो में बोल रही थी जब अयान ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोला, वेट ए मिनट, क्या बोली अभी तुम, राघव जीजू। सालू हड़बड़ा गई और नकली हंसी हंसते हुए बोली, क्या कुछ भी सुन रहे हो तुम। राघव जी बोला मैंने, मैं क्यों अपने बॉयफ्रेंड को जीजू बोलूंगी। उसकी आखिरी लाइन सुनने के बाद अयान वहां से उठ गया और बोला, तुमको अब रेस्ट करना चाहिए, गुड नाइट। इतना बोलकर अयान वहां से बाहर आ गया, जबकि सालू ने राहत की सांस ली। आज उसकी जुबान फिसलने से हीर फंस जाती। उसने समय रहते बात संभाल ली थी और अब उसने सोच लिया था कि आगे से वो इस बात का खास ख्याल रखेगी। अयान अपनी माँ के कमरे में खाना लेकर गया था। उसे देखकर सुमन ने अपना मुंह फेर लिया था, तो अयान ने प्लेट एक साइड रख दी और सुमन के पास गया। उसने सुमन के कंधे को पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और बोला, मॉम, आप क्यों नाराज हो रहे हो। तुझे नहीं पता मैं क्यों नाराज हूँ। तुझे जरा सा भी फर्क पड़ता है अपनी माँ से। तेरे लिए तो वो श्लोक ही सब कुछ हो गया है। उसने कहा, उस लड़की को घर लेकर आने को, और तू ले आया। मेरे रोकने पर भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके हाथों की कठपुतली बन के रह जाएगा ना जिस दिन, तब शायद मेरी बात समझ आएगी तुझे। सुमन ने अपना गुस्सा अयान पर उतारते हुए कहा, मॉम, आप भाई से इतनी नफरत क्यों करती हैं। भाई अगर ना भी बोलते तब भी मैं सालू को बचाता। जिस हालत में वो मुझे मिली थी, उस हालत में उसे सड़क पर नहीं छोड़ सकता था मैं। इंसानियत के नाते उसे बचाया मैंने। और वो हीर भाभी की बहन है, तो उसे और कहाँ लेकर जाता मैं। अयान ने सारी स्थिति अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। उसका अपना घर और माँ बाप भी तो होंगे, वहाँ क्यों नहीं लेकर गए तुम उसे। सुमन ने कहा तो अयान बोला, उसके पापा के किसी दुश्मन ने बदले के लिए उसे किडनैप कर लिया था और उसके पापा का खून भी कर दिया। उसके घर ले जाना खतरे से खाली नहीं होता। और फिर मैंने भाई को सब बताया, तो उनके कहने पर सालू को यहाँ ले आया। एक लड़की की मदद करने में मैं कहाँ गलत हो गया, आप ही बताइए मुझे, अयान ने पूछा। तो अब सुमन के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो उसके बेटे ने एक अच्छा काम ही किया था। कुछ देर रुककर वो बोली, लेकिन तुम श्लोक की कही हुई हर बात को क्यों मानते हो। वो तुम पर हुक्म चलाता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपके और भाई के बीच में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मॉम, भाई मुझसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने कभी मुझसे सौतेला व्यवहार नहीं किया। चाहे आपसे उनकी कितनी भी बहस क्यों ना हुई हो, फिर भी उनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। रही बात उनके हुक्म मानने की, तो वो मैं हमेशा मानूंगा, क्योंकि मैंने दादू से वादा किया है। और अगर वादा नहीं भी किया होता, तब भी मेरा भाई ही मेरा आइडल है। अयान की यह बात सुनकर सुमन का पारा चढ़ गया और वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए अयान से बोली, तुम जा सकते हो। अयान ने एक गहरी सांस ली और जाते जाते बोला, खाना खा लीजिएगा। इतना बोलकर अयान कमरे से बाहर निकल गया। श्लोक का कमरा। श्लोक और हीर अपने कमरे में आ गए थे। हीर श्लोक से नाराज थी, क्योंकि उसने डाइनिंग टेबल पर हीर को चढ़ा दिया था, जबकि श्लोक को इस बात का फिलहाल कोई आइडिया नहीं था। वो लैपटॉप लेकर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। हीर की बड़बड़ चालू ही थी। कुछ लोग अपने आप को न जाने क्या समझते हैं, खुद पर इतना ज्यादा घमंड। इनको लगता है मैं जैसे मरी जा रही हूँ उनके गले लगने से। उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, जब अचानक से श्लोक ने उसे अपनी ओर खींच लिया और बोला, कितना बोलती हो यार तुम। सर दर्द करने लगा है मेरा। मुझे काम करना है और तुम्हारी इस बड़बड़ से मेरा सारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। इस सब में हीर एक तरह से श्लोक के गले से लगी गई थी। हीर तो श्लोक की करीबी में ही खो गई थी, जबकि श्लोक वहां से जाकर
फिर से सोफे पर बैठ गया था और अपना काम करने लगा था। हीर अब जल्दी से बाथरूम में चली गई थी कपड़े बदलने के लिए, जबकि श्लोक के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। तरस तो वो भी रहा था तब से हीर को गले लगाने के लिए, लेकिन अब वो अपने तरीके से हीर को हैंडल करना चाहता था। उसने जानबूझकर हीर को अभी छेड़ा और इसी बहाने उसे बिना पता लगे ही गले भी लगा लिया था। अंदर बाथरूम में हीर अपनी ही उलझनों में थी और मन में सोचने लगी, क्या हो गया है तुझे हीर? तू कब से इस जल्लाद के आगे चुप रहने लगी? वो तुझे इतना कुछ सुना कर गया अभी, और तूने पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, क्यों? थोड़ी देर बाद वो कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। श्लोक का भी काम अब खत्म हो गया था, इसलिए वो भी अब बेड पर आ गया था। हीर ने आज अपने और श्लोक के बीच में तकिया नहीं लगाई। यह देखकर श्लोक को हैरानी हुई तो उसने पूछ ही लिया, आज तकिए की दीवार नहीं बनानी है तुम्हें? हीर ने अपनी गर्दन नामे हिला दी तो श्लोक ने पूछा, क्यों? क्योंकि भरोसा है मुझे आप पर कि आप मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। उसकी यह बात सुनते ही श्लोक ने उसे झट से अपने करीब खींचकर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और बेहद प्यार से बोला, और अगर रात में मेरा मन बदल गया तो? तुम्हारी खूबसूरती और करीबी से मेरा ईमान डोल गया तो? हीर की धड़कनें बढ़ गई थीं। उसने श्लोक की आंखों में देखा तो उसे खुद के लिए बेशुमार प्यार नजर आया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो फिर मैं खुद पर आपका हक समझकर स्वीकार कर लूंगी। तुम पर अपने सारे हक मैं तुम्हारी मर्जी से लेना चाहता हूँ, ना कि अपनी मर्जी से। इतना बोलकर श्लोक ने उसके माथे पर किस कर दिया और उसके ऊपर से हट गया। हीर की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थीं। कुछ देर तक वो वैसे ही लेटी रही और फिर उठकर फिर से अपनी जगह जाकर लेट गई। तुम सो जाना, मुझे फिलहाल कुछ काम करना है, तो मैं स्टडी रूम में हूँ। श्लोक वहां से उठकर अपने स्टडी रूम में चला गया था, जबकि हीर लेटे लेटे अभी भी जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगी। श्लोक जितना करीब था उसके और उसके पास से आ रही वो मर्दाना खुशबू हीर को कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। हीर मन ही मन में सोच रही थी, श्लोक जी को मेरी कितनी परवाह है, मेरी मर्जी का कितना ख्याल रखते हैं वो। कुछ दिन पहले जिस श्लोक से मेरी फोन पर बहस होती थी उससे बिल्कुल जुदा है ये वाला श्लोक। जो भी है बड़ा ही हैंडसम है। हीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और वो श्लोक के बारे में सोचते हुए ही सो गई थी। श्लोक की धड़कनों ने भी स्पीड पकड़ ली थी, इसलिए वो कमरे से निकलकर स्टडी रूम में चला गया था। हीर की खूबसूरती सच में उसे किसी मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींच रही थी। वो फिर से उस रात की बात को दोहराना नहीं चाहता था। जिन हालातों में उनकी शादी हुई थी उसमें हीर और श्लोक इतनी जल्दी एक नहीं हो सकते थे। उस दिन हीर इमोशनल थी और उसी के चलते वो खुद को श्लोक को सौंपने चली थी, लेकिन समय रहते उसे होश आ गया और उसने श्लोक को आगे बढ़ने से रोक दिया था। वो हीर के साथ अब कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने तरीके से ही हीर के करीब जा रहा था। अगली सुबह हीर की जब नींद खुली तो उसने देखा श्लोक कमरे में नहीं है। उसने उठकर बाथरूम चेक किया, वो वहां भी नहीं था। फिर हीर नहाने के लिए चली गई। वो रेडी होकर नीचे गई तो उसे पता चला कि श्लोक सुबह सुबह ही कहीं चला गया था। हीर ने सोचा शायद बिजनेस के काम से गया होगा। दूसरी तरफ राघव की जब आँख खुली तो उसने खुद को किसी और जगह पाया तो वह हैरान रह गया। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वो पब में बैठकर शराब पी रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ कैसे आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। वो इस जगह को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके कानों में श्लोक की आवाज़ पड़ी, गुड मॉर्निंग राघव। राघव ने हैरानी के साथ श्लोक को देखा, जो उसके पीछे से निकलकर अब उसके बिल्कुल सामने आ गया था। इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, श्लोक ने बिना चेतावनी दिए राघव के मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया। श्लोक का पंच इतना जोर से राघव के मुंह पर पड़ा था कि दर्द उसके चेहरे पर उभर आया था। राघव को कुछ मिनट लग गए थे उस दर्द से उभरने में। उसे श्लोक के इस व्यवहार का कारण समझ नहीं आया, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक ही चीज आई कि हो ना हो श्लोक उसके और हीर के बारे में सब कुछ जान चुका है और अब वो राघव को
उसी बात की सजा देने आया है। राघव कुछ बोलता उससे पहले ही श्लोक, जो कि उसके सामने चेयर पर बैठा हुआ था, उसने अपना एक हाथ उठाकर राघव को चुप रहने का इशारा किया। राघव अब चुपचाप उसे देखने लगा। श्लोक बोला, कल इतना कुछ बोले तो क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया है बोलने को? राघव हैरानी से उसे देखने लगा तो श्लोक आगे बोला, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। डोंट वरी, मैं सब याद दिला देता हूँ। ये पंच कल रात की तुम्हारी बदतमीजी के लिए है। बदतमीजी? राघव हैरत से बोला तो श्लोक अपनी चेयर से उठकर उसके पास आया और उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से में बोला, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो श्लोक साइकिल के गिरेबान पर हाथ डाल सके, लेकिन तुमने ये हिमाकत कर दी। भले ही नशे में ही सही, लेकिन तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। राघव का तो गला ही सूख गया था। श्लोक की आंखों में गुस्सा देखकर वो बस इतना ही बोल पाया, सर, आई एम सॉरी। मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने आपके साथ ऐसी बदतमीजी की है। फिर तो तुम्हें यह भी याद नहीं होगा कि तुमने नशे में मुझसे क्या कहा था? श्लोक ने पूछा तो राघव ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। श्लोक ने कहा, तुमको लगता है कि मैंने अपने पैसों के दम पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खरीद लिया है, उसको अपने घर में रख रहा हूँ। अगर तुमको सच में उस लड़की से प्यार होता ना, तो तुम उसकी हालत समझते और उसके पास आते, ना कि शराब पीने बैठते। श्लोक के मुंह से अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर राघव को भी गुस्सा आ गया और वो बोला, लेकिन मैंने गलत क्या कहा है? वो लड़की मेरे विदेश जाते ही आपके पास चली गई। लेकिन इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही श्लोक उसकी बात काटकर बीच में बोला, अपनी मर्जी से नहीं आई है वो, बल्कि मजबूरी में वो मेरे घर में है। तुम जानते भी हो पिछले 2 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ है? राघव ने एक बार फिर से अपनी गर्दन नामे हिला दी तो श्लोक बोला, उसका किडनैप हो गया था और उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई। वो अपनी जान बचाकर उन लोगों से बचकर भागी और अयान से टकरा गई। वो उसे हॉस्पिटल ले गया और वहां से हमारे घर ले आया। उसके पापा का भी खून हो गया, इसलिए उसे उसके घर भी नहीं भेज सकते थे। मुझे नहीं पता था कि अयान को जो लड़की मिली है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड निकलेगी, वरना मैं तुम्हें सुबह ही रोक लेता। राघव कंफ्यूजन से श्लोक की ओर देख रहा था कि हीर के तो पापा ही नहीं है, तो फिर उसके पापा का खून कैसे हो सकता है? हीर को देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि उसके साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती हुई है, लेकिन उसका कंफ्यूजन जल्दी ही दूर हो गया जब श्लोक बोला, सालू को तुम्हारी ज़रूरत है राघव, और तुम उसे बेवफा समझ रहे हो। उस बेचारी के साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। ऐसे में तुम उसका साथ देने के बजाय शराब पीकर उसका नाम मेरे साथ जोड़ रहे हो। सेम ऑन यू। राघव को अब कुछ कुछ समझ आने लगा कि श्लोक अब भी उसी गलत फहमी में है कि सालू राघव की गर्लफ्रेंड है। राघव एक बार तो उसकी गलत फहमी तोड़ना चाहता था, फिर कुछ सोचकर वो ये बात छुपा गया और बोला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। मैं अपनी कल की हरकत और बातों के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं वो गलती सुधारना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक मौका देंगे? कैसा मौका? श्लोक ने पूछा। जब तक सालू ठीक नहीं हो जाती, क्या मैं आपके घर रह सकता हूँ ताकि सालू का ख्याल रख सकूँ? फिलहाल मैं उसे अपने घर नहीं ले जा सकता क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को हमारे रिलेशन के बारे में बता नहीं रखा है। मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर कुछ दिन आपके घर रह लूँगा और सालू की केयर कर लूँगा। हाँ, ठीक है। सालू को इस समय प्यार और केयर की ज़रूरत है। वैसे तो उसकी बहन हीर है वहाँ, लेकिन फिर भी जो प्यार और केयर तुम उसकी करोगे, उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे भी हीर पर और भी जिम्मेदारियां हैं, तो तुम्हारे आने से हेल्प ही होगी। श्लोक ने सोचकर जवाब दिया। राघव मन ही मन खुश हो गया क्योंकि वो हीर के पास जाना चाहता था ताकि उससे बात कर सके और उसे उसकी बेवफाई की सजा दे सके। कुछ तो बड़ा सोचा था उसने, जिससे हीर और श्लोक फिलहाल अनजान है। सर, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? मैं कल रात से घर नहीं गया हूँ,
तो मेरे पेरेंट्स को चिंता हो रही होगी। राघव बोला तो श्लोक ने कहा, हाँ तुम घर जा सकते हो, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैंने कल ऑफिस से तुम्हारे घर पर कॉल करवा दिया था कि तुम ऑफिस के जरूरी काम की वजह से रात में घर नहीं जाओगे। राघव अब वहां से उठ गया था तो श्लोक ने उसे रोकते हुए कहा, मेरे आदमी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। इतना बोलकर श्लोक कमरे से बाहर निकल गया और उसने अपने आदमियों को इशारा कर दिया। उसके जाने के बाद श्लोक का एक आदमी कमरे में गया और राघव की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वहां से अपने साथ बाहर ले गया। श्लोक अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और उसके सामने उसके टैब पर न्यूज चल रही थी। मशहूर बिजनेसमैन अरविंद बंसल के छोटे भाई अनिल बंसल की एक रोड एक्सीडेंट में मौत। श्लोक ने न्यूज देखने के बाद टैब बंद कर दिया और सीट से सिर टिकाकर आराम से बैठ गया। श्लोक अपने घर वापिस आ गया था। घर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सुमन भी अब अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। हीर सबको नाश्ता परोस रही थी। टेबल पर बैठते हुए श्लोक ने कहा, दादू, वो राघव कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रहा है। श्लोक की बात सुनकर दो लोग अटक गए। पहली हीर, जो यह बात सुनकर नाश्ता परोसते हुए रुक गई थी। दूसरा अयान, जो खाते खाते रुक गया था। दादू के बोलने से पहले ही अयान बोला, भाई, राघव यहाँ क्यों रहेगा? उसका अपना घर भी तो है। वो सालू के लिए यहाँ रहने आ रहा है। सालू को अभी उसकी जरूरत है। श्लोक ने कहा तो अयान बोला, लेकिन हम सब लोग हैं ना यहाँ। फिर राघव को ऑफिस का काम भी तो देखना होगा। वो ऑफिस का काम कुछ दिन घर से ही देख लेगा। मैंने उसे इजाजत दे दी है, तो अब और कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आई थिंक। श्लोक ने कहा तो अयान कुछ नहीं बोला। सालू का राघव से क्या लेना देना है, श्लोक? देवनारायण जी ने पूछा। राघव और सालू एक दूसरे से प्यार करते हैं, दादू। फिलहाल सालू जिस सिचुएशन से गुजर रही है, उसे राघव के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। श्लोक ने कहा तो देवनारायण जी भी सहमत हो गए। हीर से अब कुछ भी खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि वो श्लोक के साथ आगे बढ़ने का सोच रही थी कि राघव का उसकी जिंदगी में वापस लौटना अब उसे थोड़ा परेशान कर गया था। दोपहर का समय था और इस समय श्लोक हॉल में बैठकर अपने ऑफिस की किसी फाइल को लेकर उलझा हुआ था। तभी सुमन माँ आई और सीधा श्लोक के सामने जाकर खड़ी हो गई। श्लोक ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपना काम करने लगा। जब कुछ देर बाद भी सुमन वहां खड़ी रही तो श्लोक ने फाइल में देखते हुए ही कहा, अगर कुछ काम है तो बोलिए, वरना मेरे सर पर मत खड़ी रहिए। तुम जानते हो मुझे तुमसे इतनी नफरत क्यों है? सुमन बोली। नफरत आपके दिल में है तो कारण भी आपको ही पता होगा, श्लोक ने सपाट लहजे में कहा। तुम्हारा दूसरों पर हुक्म चलाना, तुम खुद को सबसे ऊपर समझते हो। तुमने जो फैसला ले लिया वही सबको मानना पड़ेगा, खासकर मेरे बेटे अयान को। बस इसी बात के लिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सुमन ने नफरत भरी आवाज में कहा। तो आप मुझे ये बताने के लिए आई हैं कि आप मुझसे नफरत क्यों करती हैं, मिसेस सहगल? श्लोक ने कहा तो सुमन बोली, इस घर को धर्मशाला बनाना चाहते हो तुम। पहले वो लड़की को अयान तुम्हारे कहने पर यहाँ उठा लाया, और अब उसका बॉयफ्रेंड राघव भी इस घर में आकर रहेगा। क्यों? आप मेरी कोई नहीं लगती हैं जिसे मैं इन सब फालतू बातों के जवाब दूं। आप अपनी लाइफ में क्या करती हैं और क्या नहीं, मैं इस सब में कभी इंटरफेयर नहीं करता, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे मामलों से दूर रहेंगी। वरना अब तक आपके बेटे पर हुक्म चलाता था, कहीं ऐसा ना हो कि कल से आप पर भी हुक्म चलाना शुरू कर दूं, श्लोक ने ठंडे लहजे में कहा और अपनी फाइल उठाकर अपने कमरे में चला गया। गुस्से से भरी हुई सुमन भी अपने कमरे में चली गई थी। रसोई में पानी का जग भरने आई हीर अपनी जगह ही जम गई थी। उसने श्लोक और सुमन के बीच की हुई सारी बातें सुन ली थी। वो अब भी हैरान थी कि कोई माँ अपने बेटे से नफरत कैसे कर सकती है, और श्लोक अपनी माँ को माँ ना कहकर मिसेस सहगल क्यों बोलता है। अपने कमरे में आकर श्लोक ने फाइल को टेबल पर पटक दिया और अपने हाथों में अपने बालों को फंसाकर बेड के सहारे जमीन पर बैठ गया। वो गुस्से से बोला, और कितना गिरेंगी आप मेरी नज़र से, मिसेस सहगल? इतनी नफरत क्यों करती हैं आप मुझसे? मैं हुक्म अब चलाने लगा हूँ, लेकिन आपकी नफरत मेरे लिए पहले दिन से ही थी, तब से जब आप इस घर में शादी करके आई थी। एक 3 साल का बच्चा किसी पर हुक्म नहीं चलाता, तो फिर मेरे हिस्से में नफरत क्यों भर दी आपने? खुद को शांत करने के लिए वो उठकर
बालकनी में चला गया था। अचानक से उसे अपने सीने पर दो हाथ महसूस हुए। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और हीर के हाथों पर अपने हाथ रख दिए। हीर ने आकर उसे पीछे से गले लगा लिया था। श्लोक हैरान था कि हीर हर बार कैसे समझ जाती है कि श्लोक को उसकी जरूरत है। श्लोक ने उसके एक हाथ को पकड़कर किस कर दिया और फिर हीर को अपने सामने कर लिया और उसे बालकनी की रेलिंग से सटाकर उसके आजू बाजू अपने दोनों हाथ रख बोला, क्या बात है हीर, अचानक से इतना कंसर्न क्यों? पसंद नहीं आया आपको? हीर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो श्लोक उसके कान के पास जाकर प्यार से बोला, बेहद। श्लोक की बात सुनकर हीर शर्मा गई। श्लोक ने उसके माथे पर किस कर दिया था। हीर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी पकड़ श्लोक की शर्ट पर कस गई थी। तभी श्लोक का फोन बजने लगा और वो हीर से हल्का सा दूर हो गया। राघव का कॉल आया था। श्लोक ने फोन उठाकर उससे बात की और फोन रख दिया। हीर अब भी उसे देख रही थी। श्लोक बोला, राघव आ गया है, पहले उसे सालू से मिला देना चाहिए। हीर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और श्लोक के पीछे चल पड़ी। नीचे हॉल में खड़े हुए राघव ने जब हीर और श्लोक को एक साथ आते हुए देखा तो उसका दिल छलनी हो रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने श्लोक को हेलो सर कहा और हीर से भी नॉर्मल तरीके से मिला। इसके बाद वो श्लोक और हीर के साथ सालू के कमरे की ओर चला गया। अयान पहले से ही सालू के साथ बैठा हुआ था। पिछले 2-3 दिन से उन दोनों की आपस में ठीक ठाक बनने लगी थी और अयान का फोकस फिलहाल सालू को ठीक करने में था, इसलिए वो उसके साथ वक्त बिताता था। दरवाजा खुलने से दोनों का ध्यान उस ओर गया तो श्लोक और हीर के साथ राघव को देखकर जहां सालू थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, तो वहीं अयान अपनी जगह से उठकर साइड हो गया था। राघव अब आगे बढ़ा और जाकर सालू को गले से लगा लिया। हीर को यह सब अजीब लग रहा था क्योंकि कल तो राघव की नजरों में उसके लिए सवाल थे और आज अचानक से राघव सबके सामने सालू का बॉयफ्रेंड बनकर आ गया था। यही उलझन सालू के दिमाग में भी थी, लेकिन फिलहाल कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अयान चुपचाप इधर उधर देख रहा था और श्लोक के चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उसने दो प्यार करने वालों के बीच की गलतफहमी को दूर करके उन्हें आज मिलवाया था। यह उसे लग रहा था, बाकी सच्चाई तो कुछ और ही है। तुम ठीक हो मेरी जान? मुझे आज ही पता चला तुम्हारे साथ जो भी हुआ। तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं, मैं आ गया हूं ना तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा। राघव ने सालू का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, वो अब पहले से ठीक है और घबराई हुई तो बिल्कुल भी नहीं है। अयान ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा तो श्लोक ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अयान ने अपना सिर हिला दिया और त्योरियां चढ़ा ली। हीर और सालू ने एक दूसरे की ओर देखा और समझने की कोशिश करने लगी कि श्लोक के कंफ्यूजन में राघव कैसे शामिल हो गया। अब तो राघव से अकेले में बात करने पर ही पता चलने वाला था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तुम अगर थोड़ी देर सालू के साथ टाइम बिताना चाहती हो तो बिता सकती हो, श्लोक ने राघव से कहा तो राघव ने हाँ बोल दिया। हीर, अयान और श्लोक कमरे से बाहर निकल गए। जब सालू को तसल्ली हो गई कि कमरे में वो दोनों अकेले हैं तो वो जल्दी से बोली, ये सब क्या है? आप यहाँ रहने के लिए क्यों आए हैं? क्यों? क्या प्रॉब्लम है मेरे यहाँ रहने में? मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी ज़रूरत है तो मुझे तो उसके पास जाना ही पड़ेगा ना, राघव ने तंज कसते हुए कहा। आपको भी पता है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, सालू बोली तो राघव गुस्से में बोला, तो तुमने ये बात अपने श्लोक जीजू को क्यों नहीं बताई? पैसा देखकर दोनों बहनों का ईमान डोल गया। कितना प्यार किया था मैंने हीर से और उसने क्या किया? मुझे धोखा दे दिया, मेरे ही बॉस से शादी रचा ली। यह सच नहीं है, हीर ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, बल्कि श्लोक जी ने उससे जबरदस्ती शादी की थी, सालू बोली तो राघव चौंक गया। वो जल्दी से सालू के पास आया और बोला, क्या? लेकिन क्यों? उनके दादू बीमार है और उनकी आखिरी इच्छा थी कि श्लोक जी शादी कर लें, और श्लोक जी जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो आखिरी समय पर उन्हें धोखा देकर चली गई। सालू ने उसे बताया तो वो बोला, लेकिन हीर से ही शादी क्यों? और हीर ने उन्हें रोका क्यों नहीं? मेरे मम्मी पापा ने हीर की शादी जबरन फिक्स कर दी थी और शादी वाले दिन मैंने हीर को भगा दिया। उसके पीछे पापा के गुंडे पड़े हुए थे और वो उसी हॉस्पिटल में छुपी हुई थी
जहाँ श्लोक जी के दादू एडमिट थे। हीर और श्लोक दोनों की ही अपनी अपनी मजबूरी थी, इसलिए जो जैसे होता गया दोनों करते गए और दोनों की शादी हो गई। हीर ने आपको धोखा नहीं दिया और पैसों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया है। उसे तो कल ही पता चला कि आपके बॉस से उसकी शादी हुई है। पापा ने जिससे हीर की शादी तय की थी, उसको जब हीर नहीं मिली तो वो मुझे उठाकर ले गया। मेरी जान बचाने के चक्कर में मेरे पापा की जान चली गई और मैं वहां से भागी तो यहाँ से जा मिली और वो मुझे यहाँ ले आया। यहाँ आकर पता चला कि आपके बॉस का घर है और वो मुझे आपकी गर्लफ्रेंड समझते हैं। हम लोग नहीं चाहते थे कि श्लोक जी आपको जॉब से सिर्फ इसलिए निकाल दें क्योंकि आप हीर के बॉयफ्रेंड थे। इसलिए मैं और हीर उस समय चुप रह गए और सही मौका देकर सब सच बता भी देते, लेकिन आपने यहाँ आकर सबके सामने साबित कर दिया कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। राघव शॉक हो गया था ये सब सुनकर। उसे एक उम्मीद नजर आई थी कि हीर की शादी जबरन हुई है। इसका मतलब हीर इस शादी को तोड़कर उसके पास आ सकती है। सालू ने राघव के सामने हीर के बेवफा न होने की बात तो साबित कर दी, लेकिन इस समय वो सबसे जरूरी बात बताना ही भूल गई कि हीर सबसे पहले राघव के घर ही गई थी मदद लेने के लिए, लेकिन राघव की माँ ने उसका अपमान किया और उसे घर से निकाल दिया था। मैं पहले से ही हीर से नाराज था और सुबह जब श्लोक ने बताया कि तुम भी इसी घर में हो और वो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड समझते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ आकर तुम लोगों से मिलूं और सब बातें क्लियर कर लूं। वैसे अगर मैं यहाँ नहीं आता तो श्लोक सर को शक नहीं होता कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और मैं तुमसे मिला भी नहीं, इसलिए यहाँ आना पड़ा। बस कुछ दिन तुम मेरे साथ मिलकर ये नाटक कर लो, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। राघव ने कहा। क्या ठीक कर देंगे आप? सालू ने पूछा तो राघव बोला, मैं और हीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हीर को इस जबरदस्ती की शादी को निभाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिन बाद मैं कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूंगा फॉरेन में, और उसके बाद हीर और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। बस तब तक हमें यह नाटक करना होगा। श्लोक सर को अगर मेरे इरादों की भनक लगी तो वो हीर को मुझसे दूर कर देंगे, क्योंकि उन्हें दूसरों पर अपना हुक्म चलाने की आदत है और उनका ईगो भी हर्ट होगा। लेकिन मैं हीर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। श्लोक सहगल की दुश्मनी झेलने को भी तैयार हूँ, लेकिन हीर की शादी हो चुकी है और वो इस शादी को कभी नहीं तोड़ेगी, क्योंकि उसके लिए ये सब बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। सालू ने कहा, यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है और वो भी उसने मजबूरी में की है। मैं उससे बात करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात समझ जाएगी। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि हीर की खुशी मेरे साथ है। श्लोक जैसे गुस्सैल आदमी के साथ नहीं, वो हीर को कभी भी खुश नहीं रख पाएगा। राघव ने कहा। तो अब सालू चुप हो गई। राघव के सामने हीर की शादी की सच्चाई आ गई थी। उसके दिमाग में अब बस यही बात बैठ गई थी कि वो हीर को इस जबरदस्ती की शादी से बाहर निकाल कर रहेगा। इसके लिए उसने सालू से कुछ दिन के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बने रहने का नाटक जारी रखने को कहा। सालू भी सोचने लगी थी कि शायद हीर की मर्जी एक बार जान लेनी चाहिए कि वो इस शादी में रहना चाहती है या नहीं। इसलिए वो भी इसके लिए राजी हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं ना कहीं किसी समय में हीर के दिल में राघव के लिए फीलिंग्स तो थी ही। इसलिए अब आगे का फैसला हीर के ऊपर छोड़ना ही सही रहेगा। एक बात पूछूं तुमसे? अचानक से राघव बोला तो सालू बोली, पूछिए। श्लोक सर ने हीर के साथ, मेरा मतलब है कि अब दोनों की शादी हो चुकी है, और जैसा श्लोक सर का नेचर है कि एक बार जो चीज़ उनकी हो गई वो उस पर अपना हक जताने से नहीं चूकते, तो क्या उन्होंने हीर के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो नहीं? राघव ने पूछा। हीर ने मुझे बताया था कि श्लोक जी ने उसकी मर्जी का पूरा ख्याल रखा है। उन्होंने उसके साथ अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सालू की बात सुनकर राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मन में सोचने लगा, तुम सिर्फ मेरी हो हीर। अब जल्दी से मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा और तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी दूंगा। रात का समय। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। आज सालू को भी डाइनिंग टेबल पर लाया गया था ताकि वो नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर सके। देवनारायण जी ने उसकी तबीयत के बारे में पूछा। सुमन के लिए तो जैसे वहाँ कोई भी मौजूद था ही नहीं। उसने किसी से भी
कोई बात नहीं की और चुपचाप अपना खाना खाती रही। श्लोक के पास वाली कुर्सी पर हीर बैठी थी। राघव के घर से फोन आया हुआ था, इसलिए वो अभी टेबल पर आया नहीं था। अयान आकर सालू के पास वाली चेयर पर बैठ गया था। कुछ ही देर बाद राघव आ गया और उसने पहले टेबल की तरफ देखा और फिर हीर के पास वाली चेयर पर बैठ गया। सब लोग शांति से खाना खा रहे थे जब अचानक से राघव ने टेबल के नीचे से हीर का हाथ पकड़ लिया। हीर के गले में खाना अटक गया और वो बुरी तरह से खांसने लगी। श्लोक ने उसे तुरंत पानी पिलाया और उसकी पीठ सहलाने लगा, जो कि राघव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक हो तुम? श्लोक ने पूछा तो हीर ने बस अपना सिर हिला दिया। सब लोग फिर से खाना खाने लगे। अब राघव भी चुपचाप खाना खाने लगा। दरअसल वो हीर को अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता था, इसलिए उसने हीर का हाथ पकड़ लिया था। लेकिन हीर उसकी इस हरकत से घबरा गई थी। खाना खाने के बाद राघव को उसके कमरे में भेज दिया गया और सालू को उसके कमरे में। बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए थे। श्लोक अपने कमरे में आकर कपड़े बदलकर बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद हीर उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई तो श्लोक हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत है? श्लोक ने उससे पूछा तो हीर उसे छेड़ते हुए बोली, जिसका स्वभाव इतना खतरनाक हो वो आदमी चाय पीने वाला तो हो ही नहीं सकता। ये सब कड़वी कॉफ़ी का असर है, इसलिए आइडिया लगा लिया। अच्छा जी, मेरा स्वभाव खतरनाक है तो खुद के स्वभाव के लिए क्या बोलोगी तुम? श्लोक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा तो हीर इतराते हुए बोली, मैं तो बहुत ज़्यादा स्वीट हूँ, एक नंबर की तीखी मिर्ची हो तुम। श्लोक ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा तो हीर को गुस्सा आ गया और वो बोली, अगर मैं तीखी मिर्ची हूँ तो आप एक नंबर के अड़ियल जल्लाद हैं। यह सब सुनते ही श्लोक की हंसी गायब हो गई और उसने झटके से हीर को अपनी तरफ खींच लिया और बोला, तुम यह नाम कैसे जानती हो? हीर हड़बड़ा गई। वो जल्दी से बोली, वो सालू ने बताया था। श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ मैं, तुम इतना घबरा क्यों गई? वो तुम्हारी बहन है तो जाहिर सी बात है तुमको मेरा यह नाम उसी ने बताया होगा। लेकिन क्या मैं सच में इतना खड़ूस हूँ कि उसने मेरे ऐसे नाम निकाले? श्लोक की बातें सुनकर हीर की जान में जान आई और कॉन्फिडेंस भी। तो वो अपनी भड़ास उस पर निकालते हुए बोली, और नहीं तो क्या, जब देखो तब बेचारे राघव जी की बैंड बजाते रहते थे आप। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते थे, उसमें भी आपको प्रॉब्लम थी। हर समय बेचारे राघव जी की जान सूखती रहती थी आपके डर से। और तो और आप राघव जी की गर्लफ्रेंड को कितना भला बुरा कहते रहते थे। उन्हें विदेश भेज दिया और दोनों को बात तक नहीं करने दी। अगर आपने ऐसा ना किया होता तो आज हालात कुछ और ही होते। बोलते बोलते हीर रुक गई थी क्योंकि श्लोक खा जानने वाली नज़रों से उसे घूर रहा था। हीर ने उसे देखकर इशारा किया कि क्या हुआ, तो श्लोक बोला, राघव जी की कुछ ज़्यादा ही पैरवी नहीं कर रही हो तुम? तब से रेडियो की तरह चालू हो गई हो, राघव जी ये राघव जी वो। तुम्हारी बातों से अब मुझे लग रहा है कि तुम लोगों की जिंदगी का विलेन मैं ही था। हाँ, ऐसा मतलब नहीं था मेरा। जो जो हुआ मैंने बस वही बताया। आपको इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की क्या ज़रूरत थी? देखिए ना, ये सब जो हुआ उसमें राघव जी के आगे सच किस तरह से सामने आया। हीर ने बात संभालते हुए कहा, कोई पैदाइशी स्ट्रिक्ट नहीं होता, हालात मजबूर करते हैं इंसान को ऐसा करने के लिए। वैसे तुम्हारी बहन भी कम नहीं थी। ऑफिस टाइमिंग में कॉल करना और जल्लाद जैसे नाम निकालने की वजह से ही मैंने उन दोनों की बात बंद करवाई थी। श्लोक ने कहा तो हीर अब चुप हो गई। कुछ देर रुककर हीर ने कहा, श्लोक जी, एक बात पूछूं आपसे? काफी कमक खाली करने के बाद टेबल पर रखते हुए श्लोक ने उसे आगे बोलने का इशारा किया तो हीर बोली, वो दोपहर में मैंने ना चाहते हुए भी आपकी और माँ की बातें सुन ली थी। वो आपसे नफरत क्यों करती हैं और आप उन्हें माँ बोलने की बजाय मिसेस सहगल कहकर पुकारते हैं, क्यों? श्लोक कुछ देर तक उसके चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, क्योंकि वो मेरी माँ नहीं है। श्लोक की बात सुनकर हीर चौंक गई। श्लोक उसका हाथ पकड़कर
उसे अपने साथ स्टडी रूम में लेकर गया। वहाँ सामने वाली दीवार पर एक 23-24 साल की खूबसूरत सी लड़की की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें उसकी गोद में एक 2 साल का बच्चा था। ये है मेरी माँ, मिसेस नीलिमा सहगल। मैं जब 3 साल का था तो इनकी मौत हो गई थी। अयान की माँ से मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी। हालांकि ये शादी उन्होंने मेरे लिए ही की थी, लेकिन मिसेस सहगल को शुरू से ही मुझसे कोई लगाव नहीं था। उनके दिल में मेरे लिए नफरत क्यों है, मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी इस नफरत को मैंने कभी अपने और अयान के बीच नहीं आने दिया। वक्त के साथ साथ हमारे बीच की दूरी भी बढ़ती गई, जिसे हम दोनों ने ही ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगता है कि मैं अयान पर अपना हुक्म चलाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रांग बने। मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ ताकि कोई बाहर वाला आदमी मेरी फैमिली पर नज़र ना डाल सके। खैर, मेरे लिए मेरी दुनिया में अब सिर्फ कुछ ही खास लोग शामिल हैं, जिनमें मिसेस सहगल के लिए कोई जगह नहीं है। श्लोक ने हीर से पहली बार अपने दिल की बात कही थी। हीर ने उसका हाथ थामकर कहा, आपकी माँ बहुत सुंदर थी और आप कुछ कुछ उनके जैसे ही दिखते हो। हीर की यह बात सुनकर श्लोक मुस्कुराया और अपनी माँ की तस्वीर के पास गया और उस पर हाथ फिराकर बोला, मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है और हमेशा मेरे दिल में सबसे पहली जगह उन्हीं की रहेगी। श्लोक अब हीर को लेकर फिर से कमरे में आ गया था और उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, तुम राघव को पहले से ही जानती थी ना? तो फिर उस दिन कुछ बोली क्यों नहीं जब राघव हमारे घर आया था? वो मैं समझ ही नहीं पाई उस समय कि क्या बोलूं। अचानक से ही राघव जी सामने आ गए और फिर पिछले कुछ दिनों से कोई ना कोई हादसा होता ही जा रहा था, तो मैं बोल ही नहीं पाई। हीर ने बात संभालते हुए कहा। श्लोक ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, हीर, मेरी जिंदगी में कुछ ही लोग हैं जिन्हें मैं अपना खास मानता हूँ और अपने दिल में जगह देता हूँ। तुम उन्हीं खास लोगों में शामिल हो चुकी हो। प्लीज कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना। भरोसा तोड़ने वाले को मैं बख्शता नहीं हूँ। हीर को कपकपी छूट गई, क्योंकि उसने अपने और राघव के रिश्ते की बात श्लोक से छिपाई थी। उसे अब घबराहट होने लगी। श्लोक को भी उसके हाथ कांपते हुए महसूस हुए, तो उसने उसके हाथ पर किस कर दिया और बोला, तुम मुझसे डरो मत हीर। मैं यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस तुम्हें अपने नेचर बता रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। मेरे बारे में सब पता है? हीर ने हैरानी से पूछा तो श्लोक बोला, सॉरी, तुम्हें बिना बताए तुम्हारे बारे में सब पता लगाया मैंने, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि तुमसे शादी का फैसला मैंने गुस्से में आकर लिया था और उस समय तुम्हारे बारे में पता नहीं लगाया। कहीं तुम मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे दुश्मन की भेजी हुई कोई ट्रैप तो नहीं थी, इसलिए पता लगाया। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, लेकिन अगर मैं पता ना लगवाता तो सालू को नहीं बचा पाता। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, हीर ने कहा। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन इस बात का नहीं कि श्लोक ने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, बल्कि इस बात के लिए कि श्लोक उस पर कितना भरोसा करता है और वो उससे राघव वाली बात छुपाकर कितना बड़ा धोखा दे रही है। श्लोक सोने के लिए बेड पर चला गया था और कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई, जबकि हीर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे राघव का टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ना याद आ रहा था। राघव ने पहले कभी इस तरह की हरकत नहीं की थी, तो फिर आज अचानक से उसे क्या हो गया था? राघव का सालू का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना हीर को समझ नहीं आ रहा था। हीर ने श्लोक की ओर देखा, जो सुकून से हीर के करीब ही सो रहा था। कितना कुछ झेला था श्लोक ने बचपन से ही। सुमन ने उसे कभी माँ का प्यार नहीं दिया था। उसके दिल में श्लोक के लिए कितनी नफरत भरी हुई है, ये आज हीर देख चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी श्लोक अपने परिवार के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हुआ है। श्लोक ने हीर को भी तो कितने प्यार से संभाला है, उसके हर दुख को दूर करने की जिम्मेदारी ले ली है। सालू को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और हीर को अपने दिल में जगह दे रहा है। क्या ये श्लोक का प्यार है हीर के लिए? यही सब सोचते हुए हीर श्लोक के चेहरे पर झुक गई और हौले से उसने श्लोक के गालों को चूम लिया।
जब वो उठने लगी तो श्लोक ने अपने हाथ से उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। हीर के होंठ अब भी श्लोक के गालों पर थे। हीर घबरा गई तो श्लोक आंखें बंद किए हुए ही बोला, थोड़ी देर यूं ही करीब रहो मेरे, तुम्हारी बेचैनी भी दूर हो जाएगी। हीर झटके से उठ गई और श्लोक की ओर देखने लगी। वो सोच ही रही थी कि श्लोक ने उसके मन की बात कैसे सुन ली। श्लोक ने अब लेटे लेटे ही अपनी आंखें खोलकर हीर को उलझन में देखा और बोला, मेरी कोई बात माननी नहीं है ना तुम्हें? बोला था मैंने कि थोड़ी देर ऐसे ही रहो, लेकिन नहीं। तीखी मिर्ची कहीं की। आपको कैसे पता चला कि मैं बेचैन हूँ? हीर ने पूछा तो श्लोक आगे बोला, इंसान को नींद तभी नहीं आती जब या तो वो बेचैन हो या फिर एक्साइटेड। इस समय तुम्हारा सॉफ्ट किस बता रहा है कि तुम बेचैन हो। आपको बड़ा नॉलेज है किसके बारे में? हीर ने श्लोक की ओर नकली गुस्से से देखते हुए कहा। तो श्लोक उसे छेड़ते हुए बोला, मुझे एक्सपीरियंस है ना, इसलिए। तुम कहो तो तुम्हें सिखा दूं। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे सिखाने की, और देख रखा है मैंने किस तरह का एक्सपीरियंस है आपको। पब्लिक प्लेस में कहीं भी शुरू हो जाते हैं आप। आपको शर्म नहीं आती? इतना बड़ा नाम है आपका पूरे शहर में, और काम ऐसे। हीर ने तुनक कर कहा, तुम्हारी टाइमिंग खराब थी दोनों बार। पहली बार उस लिफ्ट में मैंने नहीं बल्कि आस्था ने मुझे किस किया था। दूसरी बार तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया था कि मैंने बिना सोचे समझे तुमको किस कर दिया। लेकिन बाद में बहुत पछतावा हुआ मुझे। ना जाने कितने दिन तक उस पार्क के चक्कर लगाए मैंने, सिर्फ और सिर्फ तुमको सॉरी बोलने के लिए। लेकिन तुम आई ही नहीं, और उसके बाद दादू की तबीयत बिगड़ना, और फिर हमारी शादी। मौका ही नहीं मिला वो बात क्लियर करने का। श्लोक ने सारी बातें आज साफ कर दी। हमारी पहली मुलाकात भी कितनी अजीब थी ना, हीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो श्लोक बोला, हाँ, लाइफ में पहली बार मुझे किसी के सामने गलत साबित होते हुए बुरा लग रहा था। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारा मुझे देखकर मुंह बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा। खुद को सही साबित करने के चक्कर में मैं बार बार गलत बनता गया मैं। हाँ, मुझे आप एक फ्लर्ट टाइप के लड़के लगे, और हमारी दोनों ही मुलाकातों में मुझे आपसे डर लगा। पहली बार आपने मुझे ज़बरदस्ती खुद के करीब खींच लिया, और दूसरी बार ज़बरदस्ती किस कर दिया। वो मेरी लाइफ का पहला किस था, और आपने उसे स्पॉइल कर दिया। हीर ने नाराज़गी जताते हुए कहा। श्लोक को यह सुनकर कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि हीर को पहली बार किस करने वाला वो खुद ही है। लेकिन हीर को नाराज़ देखकर उसने अपने कान पकड़ लिए और बोला, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने खुद को सज़ा दी थी उसके लिए, लेकिन आई प्रॉमिस अब से तुम्हारी लाइफ के बेस्ट किस मैं तुम्हें दूंगा। आगे से तुम्हें किसके मामले में मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी, यह वादा है मेरा। और उस दिन की गलती की भरपाई करने के लिए मैं अभी रेडी हूँ। श्लोक के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद हीर के होश उड़ गए। वो जल्दी से अपनी जगह लेट गई थी, क्योंकि अब उसे श्लोक के इरादे सही नहीं लग रहे थे। उसने खुद को चादर से पूरी तरह कवर कर लिया और बोली, गुड नाइट। उसकी इस हरकत को देखकर श्लोक की हंसी छूट गई, और वो हंसते हंसते बेड पर गिर गया। हीर ने अब हिलना भी बंद कर दिया था। श्लोक ने मन में सोचा, ये इतनी क्यूट क्यों है। कुछ देर बाद दोनों को ही नींद आ गई। अगली सुबह सब लोग नाश्ता कर चुके थे। श्लोक आने वाले 2-3 दिन तक ऑफिस का काम घर से ही करने वाला था, जबकि अयान ऑफिस से काम संभाल रहा था। इसलिए अयान ऑफिस संभाल रहा था। देवनारायण जी हॉल में बैठकर लोकल न्यूज़ देख रहे थे, और हीर उनके लिए चाय लेकर आई थी। सिलोक और राघव भी वहीं पर थे। हीर ने चाय टेबल पर रखी तो उसकी नज़र सामने टीवी पर चल रही खबर पर पड़ी, जिसमें बिजनेसमैन अनिल बंसल की मौत की खबर चल रही थी। हीर ने जब यह न्यूज़ देखी तो उसे वो होटल वाली बात याद आ गई, और वो डर गई। वो सबके सामने ही बोल पड़ी, ये आदमी मर गया? कैसे? तुम जानती हो इसे बेटा? दादू ने पूछा तो हीर बोली, ये वो उस दिन होटल में। उसकी बात को बीच में काटकर श्लोक बोला, वो दादू, हम लोग कुलदेवी के मंदिर गए थे, तब मिस्टर बंसल भी उसी होटल में रुके हुए थे। वहीं हमारी मुलाकात भी हुई थी उनसे। बेचारा ट्रक कुचल कर चला गया। अभी उम्र ही क्या थी उसकी। श्लोक, ये लोग भी शायद डायमंड के बिजनेस में हैं, तो तुम शोक सभा में जाकर आना, देवनारायण जी ने कहा। जी दादू,
श्लोक ने जवाब दिया और फिर राघव से बोला, पता करके बताना कि कब इनकी शोक सभा कहाँ रखी है और मेरे जाने की तैयारी कर देना। राघव भी जी सर बोलकर अपना काम करने लगा। हीर अभी तक शौक में थी कि वो आदमी जिसने उसे इतना परेशान किया वो 2 ही दिनों में मर भी गया। उसने श्लोक की ओर देखा तो श्लोक अपने काम में लगा हुआ था और उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे बंसल की मौत की खबर सुनकर कोई फर्क पड़ा है। दोपहर में श्लोक जब अपने कमरे में आया तो हीर उसके सामने पहुंच गई और बोली, उस आदमी की मौत कैसे हुई? श्लोक ने अनजान बनते हुए कहा, कौन सा आदमी? वही जिसने होटल में मेरे साथ जबरदस्ती। हीर की बात अधूरी रह गई क्योंकि श्लोक बीच में ही बोल पड़ा, इंसान को अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है और बंसल को उसके कर्मों की सजा मिल गई है। न्यूज में बताया तो है कि ट्रक के कुचलने से उसकी मौत हुई है। क्या उस ट्रक को आपने भेजा था? हीर ने सीधा सवाल पूछ लिया तो श्लोक उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, मेरे परिवार पर हाथ डालने वाले का नतीजा यही होना था और उसने मेरी बीवी पर अपनी गंदी नज़र डाली थी। तो ऐसे इंसान को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन उसके परिवार वाले अगर आपसे बदला लेने की कोशिश करेंगे तो आपको डर नहीं लगता? हीर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, तुम जितना डरोगी ये दुनिया तुम्हें उतना ही डराएगी। मैंने डरना छोड़ दिया है हीर, इसलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता। श्लोक ने उसे प्यार से कहा तो हीर को भी अब थोड़ा सुकून मिला। हीर नीचे चली गई थी और पीछे रह गया था श्लोक, जिसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो खुद से ही बोला, तुम्हारा मेरे लिए यूं फिक्रमंद होना यह साफ जाहिर करता है कि तुम भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो फील करती हो। जल्दी मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा हीर, कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। हीर नीचे आकर सालू के कमरे में गई थी। सालू को उसकी दवाई देने के बाद वो कुछ देर के लिए उसके पास ही बैठ गई थी और बातें करने लगी। तभी राघव वहां आ गया। उसे देखकर हीर उठकर जाने लगी तो राघव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़िए राघव जी, हीर ने गुस्से से कहा तो राघव बोला, क्यों, क्या गलत कर दिया आखिर मैंने जो तुम इतनी ज्यादा नाराज हो मुझ पर? बल्कि गलत तो मेरे साथ हुआ है। मेरा प्यार मुझसे छीन लिया गया, वो भी जबरदस्ती। आप दोनों बातें करो, मैं कुछ देर के लिए हॉल में बैठी हूँ। सालू ने उन दोनों को अकेले बात करने देने का सोचा और कमरे से बाहर निकल गई ताकि दोनों अपनी गलतफहमी दूर कर सकें। उसके जाने के बाद राघव बोला, सालू ने बताया मुझे कल कि किन हालातों में श्लोक सर ने तुमसे बिना तुम्हारी मर्जी के शादी की। आई एम सॉरी, कल रात को यूं अचानक मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। देखो हीर, जो भी हुआ सब भूल जाओ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, वो भी फॉरेन में। जैसे ही मुझे जॉब मिल जाएगी मैं तुम्हें और सालू को लेकर वहाँ चला जाऊंगा और हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। बस तब तक के लिए तुम्हें ये जबरदस्ती की शादी को झेलना होगा। फिर तुम्हें श्लोक की बेड़ियों में बंधकर रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए राघव जी, मैं मानती हूँ कि श्लोक जी ने मुझसे जबरन शादी की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरी हर बात का मान रखा है। मुझसे किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की है उन्होंने। आप इस तरह से मत बोलिए। बेड़ियों में बंधने जैसा कुछ भी नहीं है। हीर ने श्लोक का पक्ष लिया तो राघव चिढ़ गया। वो गुस्से से बोला, तुम जानती ही कितना हो श्लोक सहगल को। हाँ, मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ होगा और मैं पिछले 3 साल से श्लोक के साथ काम कर रहा हूँ। कितने गुस्से वाला आदमी है वो, जानती भी हो तुम? अपने गुस्से में वो सही गलत का फर्क भूल जाता है। जो उसके जी में आता है वही करता है। दूसरों पर अपने फैसले थोपना, 2 लोगों को अलग कर देना, क्योंकि उनकी बातों से श्लोक सहगल का काम इफेक्ट हो रहा था। सोचा है कभी इस बारे में तुमने कि तुम्हारे और मेरे अलग होने के पीछे भी श्लोक ही है? ना वो मुझे विदेश भेजता और ना हम दोनों अलग होते। तुम्हारे चाचा ने जब तुम्हारा जबरन रिश्ता तय किया था
मैं तभी तुमसे शादी कर लेता तो यह सब होता ही नहीं, लेकिन श्लोक ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। राघव ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा। लेकिन वो तो जानते तक नहीं कि आपका प्यार मैं थी। जो भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और श्लोक जी ने तो मुझे कभी किसी चीज के लिए जबरदस्ती भी नहीं की। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे छुएंगे तक नहीं। हीर ने राघव को तर्क देते हुए कहा। वो तुम्हें मुझसे दूर करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर उसे पता चल गया कि तुम ही मेरा प्यार हो, अपनी हार वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी वो अच्छा होने का दिखावा कर रहा है क्योंकि अपने दादू के लिए उसे तुम्हारी ज़रूरत है। कहीं उसकी सच्चाई जानकर तुम उसे छोड़कर ना चली जाओ, इसलिए जैसा तुम बोल रही हो वो वैसा ही कर रहा है। राघव ने कहा। जब उसके दादू इस दुनिया से चले जाएंगे तब वो तुम्हें अपना असली रूप दिखाएगा। बदले की आग में किसी की जान लेने से भी नहीं चूकता है श्लोक। तुम जैसी आम लड़की से ही शादी क्यों की उसने? कभी सोचा है तुमने इस बारे में? 10 लोग सैगल, जिस पर न जाने कितनी लड़कियां फिदा हैं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से शादी कर लेता है। क्यों? राघव के सवाल का हीर के पास कोई जवाब नहीं था। तो राघव बोला, तुम बेहद खूबसूरत हो हीर। बस यही एक कारण है श्लोक तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गया है। और उस समय तुम्हारी भी मजबूरी थी। तुम्हें छुपने के लिए एक आसरा चाहिए था और श्लोक ने इसी बात का फायदा उठाकर तुमसे शादी कर ली। एक बार वो तुम्हें पा लेगा तो उसके बाद तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। यही हकीकत होती है इन अमीर घरों के लोगों की। श्लोक जी ऐसे नहीं है। हीर की आंखें भर आई थी राघव की बातें सुनकर। राघव फिर से बोला, तुम बहुत भोली हो हीर। तुम दुनियादारी नहीं समझती हो। तुम खुद ही सोचो, श्लोक को लड़कियों की कमी है क्या? वो चाहता तो अपने लिए उसी समय दुल्हन अरेंज कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हें खुद को बचाकर रखना होगा उसे, तब तक जब तक कि मैं हमारे लिए कोई सेफ ऑप्शन ना ढूंढ लूं। तभी सालू फिर से कमरे में आ गई थी और अब राघव कमरे से बाहर जाने लगा। वो जाते जाते रुक गया और हीर से बोला, जो भी मैंने तुमसे कहा है उसके बारे में सोचना एक बार और फिर फैसला करना कि तुम्हें कौन सही लगता है। श्लोक के खिलाफ यह सब बातें हीर के दिमाग में राघव ने डाल दी हैं। देखते हैं हीर क्या फैसला करती है। जानने के लिए पढ़ते रहें नेक्स्ट पार्ट।